स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है न्यूक्लियाई। थोड़ा बेसिक स्लोली करेंगे, जल्दी नहीं हुए इस चैप्टर को, बहुत कम है सिलेबस में, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। आसान है, मुश्किल नहीं है, सामने ध्यान दीजिएगा। न्यूक्लियाई में जो सबसे पहला टॉपिक है उसका नाम है कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस किस किस चीज से बना होता है। बात मैं एटम की नहीं कर रहा हूं, मैं न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं। मैं टाइम दूंगा लिखने का, पहले ध्यान देंगे। कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, किसी भी न्यूक्लियस में दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं। किसी भी न्यूक्लियस में एक होते हैं प्रोटॉन्स और दूसरे होते हैं न्यूट्रॉन्स। एनी न्यूक्लियस consists of two types of particles. Protons and neutrons. दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा कौन सा होता है, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है दोनों का, बहुत थोड़ा सा फर्क है। मतलब मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो होता है 1.007825 AMU, मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.008665 AMU। आप देखो थर्ड प्लेस ऑफ डेसिमल में जाके फर्क पड़ रहा है, और मोर ओवर ये AMU में है। AMU ऑलरेडी 10⁻27 होता है, तो ये कितनी दूर जाके फर्क पड़ रहा है। तो ये लगभग बराबर मास है कि नहीं है। सो हम क्या बोलते हैं कि ये दोनों एक ही पार्टिकल है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो पार्टिकल है ही नहीं, ये एक ही पार्टिकल है। एक ही पार्टिकल की दो चार्ज स्टेट्स हैं, वो पार्टिकल कहलाता है न्यूक्लियॉन। वो पार्टिकल क्या कहलाता है, न्यूक्लियॉन। तो हम क्या नाम देते हैं, हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन have nearly equal mass, therefore we say that these are two charge states of a single particle called न्यूक्लियॉन। एक ही पार्टिकल है ये न्यूक्लियॉन। अगर न्यूक्लियॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा तो वो प्रोटॉन होता है, अगर न्यूक्लियॉन न्यूट्रल होगा तो वो न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। सो किसी भी एटम में, किसी भी न्यूक्लियस में जितने भी टाइप के पार्टिकल्स होते हैं वो एक ही टाइप के पार्टिकल्स हैं। वो कौन से हैं, वो न्यूक्लियॉन्स हैं। न्यूक्लियॉन दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक कौन होता है, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो डिफरेंट चार्ज स्टेट्स हैं एक ही पार्टिकल की, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। किसी भी न्यूक्लियाई में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये कहलाता है मास नंबर। इसको हम ए से डिनोट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होता है ये कहलाता है मास नंबर, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। न्यूक्लियॉन का मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसको हम नाम देते हैं एटॉमिक नंबर, Z से डिनोट करते हैं इसको। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, ये हो जाएगा A माइनस Z।
हाँ कि ना? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ए है, प्रोटॉन जेड है, तो न्यूट्रॉन्स कितने हुए? ए माइनस जेड हुए कि नहीं हुए? ठीक है। किसी भी न्यूक्लियस को लिखते कैसे? ऐसे लिखते हैं एक्स जेड ए, नीचे क्या आता है? एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या लिखते हैं? मास नंबर। ये ए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ये क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन की बात करें, आयरन 2656, ऐसे इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे 26। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे 56 माइनस 26, दैट इज 30। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे? न्यूक्लियॉन्स ये हो जाएंगे 56। बात समझ में आती है यहां तक? क्या होता है प्रोटॉन, क्या होता है न्यूट्रॉन, ये तो बचपन से पढ़ रहे हो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। न्यूक्लियॉन भी पढ़ा हुआ था पहले। मासेस समझ में आ गए क्या है? थोड़ा सा फर्क है, इसीलिए हम बोलते हैं ये एक ही पार्टिकल है। ठीक, नो वरीज। ऑनलाइन किसी को यहां तक दिक्कत बेटा? आप सबको क्लियर? अब अगर हम बात करते हैं, ये सब मैंने बात न्यूक्लियस की है। अगर हम एटम की बात करते हैं, कोई न्यूट्रल, इन अ न्यूट्रल एटम, कोई एक न्यूट्रल एटम अगर है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर हो जाते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। हाँ कि ना? न्यूट्रल एटम, न्यूक्लियस न्यूट्रल नहीं हो सकता, न्यूक्लियस इज ऑलवेज पॉजिटिव। न्यूट्रल एटम, एटम में न्यूक्लियस बीच में होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, अगर एटम क्या है? न्यूट्रल। अगर एटम में आयन बन जाए तो या तो वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। प्रोटॉन का गेन लॉस नहीं होता। ये सब चीजें आई गेस मालूम होंगी। आप क्या बोल सकते हो? इन एन आयन there is either gain or loss of electron from atom. प्रोटॉन का लॉस गेन नहीं होता। प्रोटॉन का लॉस गेन अगर होगा तो वो कहलाता है न्यूक्लियर रिएक्शन। वो नॉर्मल केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, वो कहलाता है न्यूक्लियर रिएक्शन। उसका बिल्कुल अलग डायनेमिक्स है। इतनी बेसिक बात समझ में आ गई? ऑनलाइन किसी को यहां तक दिक्कत बेटा? एक चीज और समझ लो फिर आगे चलेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखो जो कि आपने पढ़े हुए हैं पहले भी। कुछ टर्म्स, पहली आइसोटोप्स क्या होते हैं? बताना जरा, आइसोटोप्स क्या होते हैं? बोलो 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 जल्दी। जिनका सेम क्या होता है? एटॉमिक नंबर। डिफरेंट क्या होता है? मास नंबर। सो आइसोटोप्स क्या होते हैं? atoms having same atomic number and different mass number। जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं H11, H12, H13। ये क्या हो गए? 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। इनके एटॉमिक नंबर सबका सेम है 111 और मास नंबर सबका डिफरेंट है। मास नंबर डिफरेंट होने का मतलब सब में, इसका मतलब इसमें क्या होगा? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। प्रोटॉन सब में सेम होंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन सब में सेम है और डिफरेंट क्या है? न्यूट्रॉन्स। तभी तो दोनों का सम डिफरेंट होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे। दूसरी टर्म आइसोबार्स, क्या होता है ये? सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटम्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इसका एग्जाम्पल आइसोबार्स का,
हाइड्रोजन फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक हाइड्रोजन का आइसोटोप H12, H13, ट्राइटियम एंड हीलियम का एक और आइसोटोप He23। वैसे हीलियम का क्या होता है, He24 होता है ना, एक आइसोटोप हीलियम का He23 भी होता है। ये दोनों क्या हो गए, आइसोबार्स, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मतलब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे। इसमें क्या होगा, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तीसरा आइसोटोन्स, ये सुना है कभी नाम, क्या होता है आइसोटोन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब जरा फर्स्ट वाले में एक चीज देखना, फर्स्ट वाले में क्या सेम था, Z सेम था। सेकंड वाले में क्या सेम था, A सेम था। इसमें क्या होगा, A माइनस Z सेम होगा। A माइनस Z जिसका सेम हो, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो, सेम हो। जैसे एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हैं असाइनमेंट में। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला बेरिलियम 49 और बोरॉन 510, ये दोनों क्या हो गए, आइसोटोन्स। चौथा एक और टर्म होती है मिरर न्यूक्लियाई, सुना है कभी नाम, सुना है कभी नाम, मिरर न्यूक्लियाई। मिरर न्यूक्लियाई कौन से होते हैं, ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर एक्सचेंज हो। जैसे दो न्यूक्लियस हैं, एक के पास 3 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन है, तो दूसरा न्यूक्लियस जिसके पास 2 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन हो, वो उसका मिरर हो जाएगा। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर इंटरचेंज हो, मतलब ये भी आइसोबार भी होंगे। जितने भी मिरर न्यूक्लियाई होंगे वो आइसोबार भी होंगे। जैसे देखो, एक में 2 3 है, एक में 3 2 है, तो ऐड करके तो 5 ही बनेगा ना। तो आइसोबार तो होंगे ही होंगे। ये हर मिरर न्यूक्लियाई आइसोबार होगा, बट हर आइसोबार मिरर न्यूक्लियाई नहीं होगा। मतलब मैंने मिरर न्यूक्लियाई क्या बोला, न्यूक्लियाई हैविंग इंटरचेंज्ड वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इनको क्या बोलते हैं, मिरर न्यूक्लियाई, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यू आपस में क्या हो जाए, इंटरचेंज हो जाए। उसको हम क्या नाम देंगे, मिरर न्यूक्लियाई। उसको क्या बोलेंगे, मिरर न्यूक्लियाई। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल आपके हैं, एक दो एग्जाम्पल याद रखना। जैसे हाइड्रोजन का H13 और हीलियम 23, देखो आइसोबार्स तो होंगे ये। इसमें हाइड्रोजन वाले में 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, उसमें 2 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो आप ऐसे बोलोगे, एवरी मिरर न्यूक्लियाई इज ऑल्सो एन आइसोबार, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। बात समझ में आ गई यहां तक सबको, सबको क्लियर? तो एक बार दोबारा, क्या बोला मैंने, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं। एक होते हैं कौन से, प्रोटॉन्स, और दूसरे कौन से होते हैं, न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों का मास लगभग इक्वल होता है, तो हम बोलते हैं दोनों एक ही पार्टिकल है, जिसका नाम है न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो वो क्या है, प्रोटॉन। न्यूक्लियॉन अगर न्यूट्रल होगा तो वो क्या है, न्यूट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स आपको क्या देते हैं, मास नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको क्या देता है, एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर आपको क्या देगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऐसे एटम्स बोल दो या न्यूक्लियाई बोल दो जिनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे उनको बोलते हैं आइसोबार्स। जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे उनको क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपस में इंटरचेंज होंगे उनको क्या बोलते हैं, मिरर न्यूक्लियाई।
Every mirror nuclei is an isobar, but every isobar may not be a mirror nuclei. यहां तक सबको क्लियर? इजी था यहां तक. एक छोटा सा पॉइंट और, फिर आपको टाइम दूंगा इसको लिखने का. बात थोड़ी न्यूट्रॉन की कर लेते हैं. जो न्यूट्रॉन है ये बहुत काम का पार्टिकल है. एक तो ये पहली बात, ये न्यूट्रल है. न्यूट्रॉन का बहुत स्पेशल यूज होता है जब भी हम किसी न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी में. प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, रेडियो एक्टिविटी अब आपके कोर्स से हट गया है. अगर होता तो बहुत डिटेल में आता ही है. अभी मैं एक ब्रीफ दे रहा हूं सो दैट कि आपको चीज का क्रक्स ऑफ द मैटर पता हो. आपने पढ़ा, कभी शायद पढ़ा हो, केमिस्ट्री में आई गेस पढ़ा होगा, अल्फा पार्टिकल के बारे में, बीटा पार्टिकल के बारे में पढ़ा हुआ है. अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस He2 4. उसमें 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं. अगर आपके पास एक न्यूक्लियस है, उसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकला, इसका मतलब वो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन लेके उड़ गया. 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकले उड़ गया तो एटॉमिक नंबर भी चेंज हो गया, मास नंबर भी चेंज हो गया, मतलब एलिमेंट ही बदल गया. तो ये क्या हो जाता है? ये होता है न्यूक्लियर रिएक्शन. न्यूक्लियर रिएक्शन में एलिमेंट ही चेंज हो जाता है. केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट चेंज नहीं होता, कॉम्बिनेशन होता है. न्यूक्लियर रिएक्शन में एलिमेंट ही बदल जाता है क्योंकि एटॉमिक नंबर बदल गया. एटॉमिक नंबर बदल गया, मास नंबर बदल गया, एटॉमिक तो क्या चेंज हो जाएगा? एलिमेंट बदल जाएगा. ये हो गया किसमें? आपका हीलियम निकलने में, मतलब आपका अल्फा डीके में. एक और आपने टर्म सुनी होगी, बीटा डीके. बीटा होता है इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन. 2 तरह के बीटा पार्टिकल्स होते हैं. एक होता है बीटा प्लस, एक बीटा माइनस. अभी मैं उस चीज पे नहीं जा रहा हूं, मैं अभी बेसिक, जब कुछ ना बोला तो बीटा माइनस मानते हैं. बीटा माइनस मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है. अब आप कहोगे सर न्यूक्लियस के पास तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं. मैं बात न्यूक्लियर रिएक्शन की कर रहा हूं, केमिकल रिएक्शन की नहीं कर रहा हूं. एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलना समझ में आता है क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है, बाहर निकल गया, अंदर आ गया. न्यूक्लियस में से कैसे निकलेगा? न्यूक्लियस के पास तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं. न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता, पर न्यूक्लियस के पास कौन होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन. होता क्या है कि ये न्यूट्रॉन ब्रेक कर जाता है, एक प्रोटॉन बन जाता है. प्रोटॉन को H11 लिखते हैं. एक इलेक्ट्रॉन बन जाता है, ये आपका बीटा पार्टिकल हो गया. देखो न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है, इधर भी 0 चार्ज, उधर भी 0 चार्ज. न्यूट्रॉन को आप कैसे लिखते हो? N01, नो चार्ज नंबर, 1 मास नंबर. N01. राइट साइड पे हाइड्रोजन H11 मींस प्रोटॉन, 1 चार्ज नंबर 1 मास नंबर, मतलब 1 प्रोटॉन नो न्यूट्रॉन, दैट इज 1 हाइड्रोजन H11. इलेक्ट्रॉन -1 0, चार्ज नंबर -1, देयर इज नो मास, नेग्लिजिबल मास. प्लस इसके अलावा और भी कुछ निकलता है, इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो. ये अब सिलेबस से पूरा हट गया है, जस्ट आपको ब्रीफ बता रहा हूं कि किसी न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर निकलता है. इलेक्ट्रॉन उसमें होता नहीं है. न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन है वो ब्रेक करता है किसमें? एक इलेक्ट्रॉन में और एक प्रोटॉन में. इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है. अब आप एक खुद एग्जाम्पल सोचते हैं, एक एग्जाम्पल सोचते हैं. सपोज आपके पास एक्स एटम है, एक्स न्यूक्लियस है, इसने एक बीटा पार्टिकल एमिट कर दिया. बीटा माइनस लिख दो या इलेक्ट्रॉन लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. जब बीटा एमिट करेगा तो क्या हो? एमिट हुआ, इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ. तो जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा, जब बीटा एमिट होगा तो जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा उसका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा और मास नंबर सेम रहेगा. ये कैसे हुआ? एक एग्जांपल सोचो. मैंने बोला कुछ प्रोटॉन है कुछ न्यूट्रॉन है, दोनों को मिला के एटॉमिक मास बनता है. एक न्यूट्रॉन कम हो गया तो एटॉमिक मास नंबर 1 कम होना चाहिए. बट वो न्यूट्रॉन किस में टूट गया? प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में. इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, मतलब जितने पहले प्रोटॉन से अब उससे 1 ज्यादा हो गए, टोटल अभी भी उतना ही रहा. तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ गया, मास नंबर क्या रहेगा? सेम. एग्जांपल लेते हैं 2020. होता नहीं 2020 में, जैसे एक एग्जांपल 20 प्रोटॉन है 20 न्यूट्रॉन है. एक न्यूट्रॉन टूट गया,
कितने न्यूट्रॉन बचे? 19। वो न्यूट्रॉन टूट के प्रोटॉन में बदल गया, इलेक्ट्रॉन में बदल गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, प्रोटॉन अंदर रह गया। प्रोटॉन कितने हो गए? 21। 21 19 टोटल अभी भी कितना हुआ? 40। मास नंबर अभी भी सेम रहा, बट एटॉमिक नंबर कितना हुआ? पहले था 20, अब कितना हो गया? 21। एटॉमिक नंबर एक बढ़ गया। तो जब भी बीटा डिके होता है मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन मतलब बीटा पार्टिकल बाहर निकलता है, तो एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाता है, मास नंबर सेम रहता है। और जब भी बीटा निकलेगा मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, साथ में कौन निकलेगा? एंटी न्यूट्रिनो। प्लस एक और चीज निकलती है जिसको हम बोलते हैं एनर्जी। ये सब सिलेबस से हट गया है, ब्रीफ जरूर दे रहा हूं क्योंकि आगे जाके ये सब चीजें छोटी छोटी पॉइंट्स में काम आएंगी कभी कभी न्यूमेरिकल्स में। तो मेरे को वो समझाना, तब समझाने से अच्छा अभी न्यूट्रॉन की बात चली रही है, तो न्यूट्रॉन का ये काम होता है। न्यूट्रॉन आप कहोगे सर सर है ही क्या उसमें, वो तो मरगिल्ला सा पड़ा हुआ है साइड में। नहीं, बीटा पार्टिकल एमिशन का काम आता है वो। समझ में आ गया? बाकी न्यूक्लियर रिएक्शन में फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स का काम होता है। आपने 10th में शायद पढ़ा होगा न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन यूरेनियम का, यूरेनियम में एक न्यूट्रॉन आके टक्कर मारता है तो क्या बनता है? बेरियम बनता है, क्रिप्टॉन बनता है, और साथ में क्या बनता है? 3 न्यूट्रॉन्स बनते हैं। वो 3 न्यूट्रॉन निकल के अगले 3 यूरेनियम के साथ टक्कर मारते हैं, 9 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। फिर 9 न्यूट्रॉन्स मिलकर अगले 9 के साथ टक्कर मारते हैं, 27 निकलते हैं। तो धीरे धीरे रिएक्शन बढ़ता जाता है, दैट इज न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। एक उंगली करने की देर है, चलता जाएगा। न्यूट्रॉन ने उंगली की, 3 न्यूट्रॉन पैदा कर दिए। वो 3 ने उंगली की, 9 पैदा हो गए। 9 ने उंगली की, 27 पैदा हो गए। ये होता है न्यूक्लियर, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन में। इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, वो सब बात की बात है। ये समझ में आ गया सबको? इतना बेसिक सबको क्लियर है? ऑनलाइन इतना बेसिक सबको क्लियर है? न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, कैसे एक दूसरे में चेंजेस होते हैं? ठीक है, पहले इतना लिखो प्लीज, फिर आगे चलेंगे। नेक्स्ट है साइज ऑफ न्यूक्लियस। सामने देखिएगा बेटा, एटम का नहीं, न्यूक्लियस के साइज की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस का साइज कितना होगा? न्यूक्लियस के अंदर माल क्या भरा हुआ है? न्यूक्लियॉन्स भरे हुए हैं। जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे उतना बड़ा उसका वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा? अगर अंदर 10 न्यूक्लियॉन है तो जितनी जगह है, 20 न्यूक्लियॉन होंगे तो ज्यादा जगह होगी कि नहीं होगी? मतलब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस is directly proportional to mass number, that is number of nucleons। जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के। तो ऐसे लिखेंगे 4/3 πr³। जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ए के, विच इज मास नंबर। तो हम r³ प्रोपोर्शनल टू ए लिख सकते हैं, r प्रोपोर्शनल टू a⁻⁴ लिख सकते हैं, हाँ कि ना? प्रोपोर्शनल हटेगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, r इज इक्वल टू r0 a⁻⁴। इस r0 को हम क्या नाम देते हैं? r0 कहलाता है एम्पेरिकल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर्स। ये होती है R0 की वैल्यू, काम कभी नहीं आएगी। ठीक है, इसके जहां पे भी यूज होना होगा उसके शॉर्टकट फॉर्मूलाज हैं। ठीक, तो रेडियस जो है वो प्रोपोर्शनल होगा मास नंबर के। क्यों होगा? जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन उतना ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई, जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई उतना ज्यादा रेडियस। ये बात समझ में आ गई? इससे आप न्यूक्लियस की डेंसिटी भी निकाल सकते हो। ये ध्यान से सुनना, न्यूक्लियर डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, हाँ कि ना? मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाता है? डेंसिटी होता है। मास ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा? जितने न्यूक्लियॉन्स हैं उनके मास को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से मल्टीप्लाई कर दूं, टोटल न्यूक्लियस का मास आ आएगा। बट वो दोनों न्यूक्लियॉन्स का मास डिफरेंट होता है, तो एवरेज मास लेना पड़ेगा। तो m इंटू ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसमें m क्या है?
m है एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियन, न्यूक्लियन का एवरेज मास मान लिया m। सो एक न्यूक्लियन का मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ये कितना आ गया 3ma बाय 4 पाई आर क्यूब की वैल्यू हो गई आर नॉट का क्यूब इंटू ए, बिकॉज आर कितना होता है आर नॉट ए टू द पावर 1/3, क्यूब करूंगा तो कितना आएगा आर नॉट का क्यूब इंटू ए, तो ए से ए कट गया, मेरे पास आंसर आया 3m बाय 4 पाई आर नॉट का क्यूब। मानते हो इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? इसकी वैल्यू सॉल्व करके आती है 2.38 इंटू 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब, 10 टू द पावर 17। इट्स एन एक्सट्रीमली हाई वैल्यू, बहुत ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? एक एग्जाम्पल लेके सोचते हैं। सपोज न्यूक्लियस का मटेरियल होता सिर्फ मेरे पास, न्यूक्लियस के मटेरियल का 1 मिलीमीटर क्यूब का क्यूब होता, मतलब ऐसा क्यूब न्यूक्लियस के मटेरियल का जिसकी लेंथ है 1 मिलीमीटर, ब्रेड्थ है 1 मिलीमीटर, हाइट है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर मतलब कितना हुआ 10 टू पावर -3, उसका क्यूब कितना हुआ 10 टू पावर -9, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूं डेंसिटी को तो मास आता है, 2.38 इंटू 10 टू पावर 17 को 10 टू पावर -9 से मल्टीप्लाई करो कितना बचेगा 2.38 इंटू 10 टू पावर 8 बचेगा, मतलब 23.8 इंटू 10 टू पावर 7, 23.8 करोड़, 10 टू पावर 7 करोड़ होता है, 23.8 करोड़ किलोग्राम्स। इतना सा नूनू सा मटेरियल, उसका वजन कितना 23.8 करोड़ किलोग्राम्स। मतलब इतनी सी जगह में कितना मैटर होगा, और आपको मालूम है मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, वो कितनी भयंकर एनर्जी रिलीज हो सकती है एक न्यूक्लियस से। दैट इज अ कॉज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, कि इतनी सी जगह में इतना ज्यादा मैटर है, इतना ज्यादा मैटर है, तो जब वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो इट्स एन इनॉर्मस सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड दैट इज द सोर्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इसीलिए हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी बहुत सारी बन जाती है, बहुत न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं उनमें बहुत ज्यादा बिजली पैदा कर सकते हो। क्यों कर सकते हो भाई? इतनी जगह में कितना मैटर है, अब उसको एनर्जी में कन्वर्ट करे जाओ, बल्ले बल्ले करे जाओ। ऐसे नहीं होता, बट जस्ट एक लेमन लैंग्वेज में कि आप मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते जाओ, आपके पास बहुत सारा, कम वॉल्यूम में बहुत सारा मास है। एक बात तो ये। दूसरा, पहली बात मैंने क्या बोली, दिस एनर्जी, दिस मास this density is extremely large, बहुत बड़ी है। और दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये तो मैंने जनरल निकाला था और मेरे पास आंसर स्पेसिफिक आ गया, मतलब कोई भी मटेरियल होगा सबकी डेंसिटी सेम रहेगी, मास नंबर फर्क होगा, रेडियस बदल जाएगा, मास नंबर कुछ भी हो, डेंसिटी सेम रहेगी, क्योंकि ये मास नंबर पे डिपेंडेंट ही नहीं है, ना ये एटॉमिक नंबर पे डिपेंडेंट है। सो हर मटेरियल के लिए, हर न्यूक्लियस के लिए डेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। डेंसिटी ऑफ एवरी न्यूक्लियाई इज सेम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। हाँ कि ना? समझ में आ गई ये दो बातें? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? अब मैंने ये थोड़ी सी मैंने बात की कि ये मास बहुत ज्यादा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, क्या रिश्ता यूज होता है, E=mc² यूज होता है। शुरू में मैं बात कर रहा था AMU वगैरह की, तो पहले थोड़े बेसिक्स को लेट्स स्ट्रेट देम आउट। पहली बात, AMU क्या होता है? AMU ये होता है एटॉमिक मास यूनिट। इसको रिप्रेजेंट करते हो, सिर्फ U लिख देते हो। सो जैसे सपोज मैंने यहां लिखा था 1.007825 AMU,
I could have written 1.007825 U. U मतलब क्या हुआ? AMU. इसको 1.008665 U. So AMU होता क्या है? AMU होता क्या है? 1 AMU is 1/12 the mass of C12 atom. कार्बन के 12वें आइसोटोप का जो मास होगा एक एटम का, उस एक एटम के मास का 1/12 कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा? 1 AMU. उस एक एटम के मास का 1/12 कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा? 1 AMU. मतलब इसमें हम यूज करेंगे वही आपका एवोगैड्रोस नंबर, 12 grams of C12 atom या फिर 6.023 into 10⁻23 atoms of C12 have mass equal to 12 ग्राम. हाँ कि ना? ये क्या है? ये 1 मोल है कि नहीं? एक मोल का मास कितना होता है? मोलर मास के इक्वल. तो इसका मास कितना हुआ? 12 ग्राम्स. मतलब 1 एटम ऑफ C12 have mass equal to 12 upon 6.023 into 10⁻23 grams. हाँ कि ना? 1 AMU कैसे डिफाइन किया? 1 AMU is 1/12 the mass of C12 atom. कार्बन के 12वें आइसोटोप के एटम का जो मास है उसका 1/12 कर दो, तो ये रहा 12वें आइसोटोप का मास. सो 1/12 ऑफ 12 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23. 12 से 12 कट गया, 1 अपॉन बचेगा, उसको सॉल्व करोगे आएगा 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स. केजी में चेंज करोगे 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम. ये होता है 1 AMU की वैल्यू किलोग्राम में. ये आपको पता होनी चाहिए, आई गेस केमिस्ट्री में पढ़ा भी हुआ है आपने. जो फिजिक्स में काम आता है, मैंने अभी आपको क्या बोला, एनर्जी में आप कन्वर्ट कर सकते हो. मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ये रिलेशंस हैं जो काम आएंगे. मास एनर्जी इक्विवेलेंस का मतलब इफ डेल्टा m अमाउंट ऑफ मास इज लॉस्ट, then E is equal to delta m into c square, energy is released. कौन सा फॉर्मूला ये? किसका ये? आइंस्टाइन का. E is equal to mc स्क्वायर. हमने यहां क्या लिखा? डेल्टा m into c स्क्वायर. तो अगर मास लॉस हुआ 1 AMU, मतलब 1.67 into 10⁻27 किलोग्राम, इतना मास लॉस होता है, तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी? डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻27. सी स्क्वायर मतलब 3 इंटू 10⁸, उसका स्क्वायर आएगा. इतना जूल्स एनर्जी रिलीज होगी. अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करता हूं, 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू 9 इंटू 10⁻16 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻13 कन्वर्ट हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद है ना? इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद है ना? क्या होता था इलेक्ट्रॉन वोल्ट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्टेटमेंट क्या होती थी? एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन while moving through a potential difference of 1 वोल्ट. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल्स. कैसे आता है? वर्क डन क्या होता है? चार्ज इंटू वोल्टेज. 1 वोल्ट है तो इतना हो गया. 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता था? 1.6 इंटू 10⁻16 जूल्स. 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता था? 1.6 इंटू 10⁻13 जूल्स. याद है ये बातें?
करी हुई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, डुअल नेचर में भी यूज किया था। अब इसको सॉल्व करते हो तो ये आता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 1 AMU मास जो होगा, 1 AMU मास इज इक्विवेलेंट टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो साइन लगा ये है इक्विवेलेंट, इक्वल नहीं लिख सकते। क्यों? लेफ्ट साइड पे डायमेंशंस मास की है, राइट साइड पे डायमेंशंस एनर्जी की है। आप इक्वल नहीं लिख सकते, आपको इक्वलेंट लिखना पड़ेगा। हां, अगर आपको इक्वल लिखना है कि 1 AMU किसके बराबर होगा एनर्जी में, तो आप लिखोगे 931.5 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। ये लिखना पड़ेगा ऐसे, ताकि डायमेंशनली आप दोनों को इक्वल कर सको। भाव क्या है, कहने का मतलब क्या है कि जब 1 AMU मास लॉस होता है तो कोरस्पॉन्डिंगली कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आगे के कंसेप्ट्स में यूज होगा। ठीक, तो क्या क्या है ये 1 AMU आपने बचपन में पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री के अंदर। मास एनर्जी इक्विवेलेंस, अगर 1 AMU मास लॉस होगा मतलब 1.67 into 10⁻27 kg मास लॉस होगा, तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, समझ में आ गया।